नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके लिए गणित का मॉडल क्वेश्चन पेपर 2026 लेकर के आया हूं जो कि जैक बोर्ड के लिए है और जेसीईआरटी रांची के द्वारा जारी किया गया है। लेकिन इस बार प्रश्न सिर्फ पढ़कर छोड़ने वाला नहीं हूं। आज मैं हर प्रश्न को आपके साथ मिलकर के विस्तार से सॉल्व करूंगा। लेकिन एक बात ध्यान रहे, इस बार का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है वो पिछले सालों जैसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें ऐसे ऐसे नए पैटर्न के सवाल आए हैं जो आपकी किताब में बिल्कुल सीधे तौर पर नहीं मिलने वाले हैं। और यही बदलाव बताता है कि 2026 की जो परीक्षा है वो आपके असली दिमाग की टेस्टिंग करने वाली है। इस बार रट्टा और गेस पेपर, पुराने पैटर्न, ये सब कुछ भी काम नहीं आने वाले हैं डियर। एकदम ध्यान दे देना। आपको चाहिए होगा असली समझ, असली लॉजिक और रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। तो बच्चों तैयार हो जाइए, क्योंकि 2026 का मैथ पेपर पहले से ज्यादा चुनौतीपूर्ण और नया समझ आधारित होने वाला है। और मैं यहाँ हूं ताकि आप हर नई कठिनाई को आसानी से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं गणित का मॉडल क्वेश्चन पेपर 2026, इसका असली विश्लेषण और समाधान। तो देखते हैं पहला जो क्वेश्चन है बच्चों ये कैसा है। पहला है बहुपद से जेड स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर माइनस 64। ये एक बहुपद दिया हुआ है, इसका शून्य पूछ रहा है। तो जेड स्क्वायर हमको करना क्या है, जेड स्क्वायर माइनस 64 बराबर 0 कर देना है। सो जेड स्क्वायर बराबर 64। सो जेड बराबर 64 किसको लिख सकते हैं, इसको 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पर प्लस माइनस का 8 आ जाएगा आंसर। सो जेड का आंसर जेड इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस 8। ऑप्शन नंबर एक आपका सही हो जाएगा ए। अब अगला क्वेश्चन है, देखो बच्चों दूसरा, दिए गए बिंदुओं P06 Q70 और R जो है 50 में कौन सा बिंदु x अक्ष को प्रतिच्छेदित करता है। कौन सा बिंदु x अक्ष को प्रतिच्छेदित करता है, ध्यान देना। यक्स अक्ष को प्रतिच्छेदित करता है, अर्थात वहां पर y इक्वल टू 0 होगा। तो ध्यान दे देना है कौन सा बिंदु जो है जो y इक्वल टू जिसमें 0 हो, यानी कि y क्वाड्रेंट 0 हो। तो ये तो नहीं हो सकता, p इसमें 0 है और इसमें 0 है, अर्थात q और r ये दो बिंदु हैं, ये आपके x एक्सिस को प्रतिच्छेद करेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ध्यान देना, ये बिल्कुल भी पुराने क्वेश्चन में नहीं मिलने वाला है बच्चों। सावधान हो जाइए, मैं सावधान अलर्ट करा रहा हूं बार बार, क्योंकि ये आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको एकदम अलर्ट करा रहा है। भाई समझ, अपनी समझ से तैयार हो जाओ। दो समपरिमेय संख्याओं के बीच कम से कम कितनी विषम परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, ध्यान देना। दो समपरिमेय संख्या है, दो समपरिमेय संख्याओं की बात कर रहा है। जैसे एक परिमेय संख्या हो गई आपकी सम संख्या में 2, तो अगली सम परिमेय संख्या कौन सी हो जाएगी, 4, राइट। 3 इसमें एक विषम संख्या आ जाती है। तो परिमेय, लेकिन परिमेय पूछ रहा है तो 2 और 4 ये दोनों सम संख्याएं हो गई, राइट। कम से कम कितनी विषम परिमेय संख्या की पूछ रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ कितनी विषम परिमेय संख्याएं बीच में बचती हैं बच्चों, एक। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। वैसे किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स होते हैं, लेकिन यहां पर क्या पूछ रहा है, विषम पूछ रहा है, विषम पूछ रहा है। ध्यान देना, सम संख्याओं के बीच में विषम और दो सम परिमेय संख्याओं के, तो यहां पे क्रमागत भी लिखना जरूरी था, राइट। तो दो क्रमागत सम संख्याओं के बीच में कितनी विषम परिमेय संख्या हो सकती है, तो सही आंसर है एक। क्वेश्चन को थोड़ा सा और सही करने की जरूरत थी। फिलहाल चौथा क्वेश्चन है डियर, दो क्रमिक विषम संख्याओं का एचसीएफ। दो क्रमिक विषम संख्याएं, मान लो एक विषम संख्या 1 है और दूसरी विषम संख्या 3 है। अच्छा, इसका एचसीएफ अगर आपको निकालना होगा तो कितना आएगा, 1। अच्छा, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एक अगली है हमारा 3 है, अगली विषम संख्या 5, तो इनका एचसीएफ कितना आएगा, 1। तो इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए एक आपका सही हो जाएगा। पूरा विस्तार से आपको बता रहा हूं डियर। दो चरों वाई जेड में रैखिक समीकरण ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी इक्वल टू 0, देखो ये भी तक बदल दिया है, क्योंकि अभी तक हम समझते थे क्या, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये टाइप का क्वेश्चन पढ़ते थे, लेकिन इसमें वेरिएबल को भी बदल दिया वाई जेड के रूप में। अधिकतम कितने हल संभव है, तो बच्चों ये दो चर में रैखिक समीकरण है, इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो ये आपको क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा, इनफाइनाइटली यानी अनगिनत सॉल्यूशन, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संगत समीकरण युग्म, राइट, द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती हैं, यानी व्हाट आर द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। ध्यान देना, तो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस यानी कि जो संगत समीकरण होता है, यानी संगत और असंगत। ध्यान देना, एक असंगत होता है और एक संगत। संगत का मतलब जिसका सॉल्यूशन हो, राइट, जिसका सॉल्यूशन हो, और असंगत का मतलब जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो, यानी कि नो सॉल्यूशन हो, राइट। अगर सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूशन, ध्यान देना,
दो तरह से अगर कोई सोल्यूशन नहीं होता तो ये पैरेलल होती हैं रेखाएं, ध्यान देना। जब सॉल्यूशन होता है तो नहीं होता है तो वो रेखाएं पैरेलल होती हैं, यानी समांतर ऑप्शन तो कभी हो नहीं सकता है। और कह रहा है कि संगत समीकरण, राइट। अब संगत होने का मतलब है एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन होने का मतलब ये है कि रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेद करती हैं, राइट, प्रतिच्छेदी होती हैं और साथ ही साथ में संपाती भी होती हैं, क्योंकि इसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो कह रहा है समीकरण युग्म द्वारा प्रदर्शित रेखाएं कैसी होंगी, संगत समीकरण युग्म है। तो अब इसमें तो ऑप्शन ए और सी दोनों होना चाहिए, ए और सी दोनों होना चाहिए, लेकिन अब यहां पर ऑप्शन दिया नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इंटरसेक्टिंग यानी प्रतिच्छेदी रेखा को लगा देंगे, राइट। तो संगत समीकरण में हमारा ये आपका बन जाएगा, राइट। मेरे हिसाब से सही आंसर ऑप्शन ए और सी होना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए इसका सही आंसर, वो कमेंट भी करके बता सकते हैं, बिल्कुल ओपन है आपका कमेंट सेक्शन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके मूल कौन से हैं ये आपको पूछ रहा है, इसका मूल क्या है, राइट। तो यहाँ पे आपको मूल, ऐसे क्वेश्चन को चेक करने का सिंपल सा फंडा है डियर, ध्यान देना है। जैसे ए ऑप्शन जीरो चेक करना है तो इसमें जीरो रख दिए, जीरो माइनस जीरो प्लस 6 बराबर जीरो आया, नहीं, यानी जीरो नहीं होगा। 3 रख के देखो, 3 का स्क्वायर माइनस 5 3 15 प्लस का 6, क्या जीरो आएगा। 9 माइनस 15 प्लस 6, हाँ ये बिल्कुल जीरो आ रहा है, यानी कि 3 ऑप्शन सही है। अच्छा 2 रख करके देखो तो 2 दूनी 4 माइनस 5 दूनी 10 और प्लस का 6, 6 4 10, ये भी जीरो आएगा, यानी कि सी भी है और बी भी, यानी बोथ बी एंड सी, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप इसका फैक्टराइजेशन करके मूल निकाल सकते थे, या फिर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है मूल निकालने वाला, जिसे द्विघाती सूत्र कहते हैं, उसको भी यूज करके डियर मूल निकाल सकते थे। चलिए अब बात करते हैं अगला, दो लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक, दो लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्ग का योग। तो ध्यान देना, दो लगातार विषम धनात्मक, अगर पहली विषम संख्या, अगर जो है पहली विषम संख्या x है तो दूसरी क्या हो जाएगी, x प्लस 1, राइट। एक सेकंड, यहां पे देखिए, अगर एक x है, पहली विषम संख्या x प्लस 1 है तो दूसरी हो जाएगी, इसमें दो जोड़ने पे अगली दूसरा जोड़ने पे, जैसे अगर कोई एक है विषम संख्या तो इसमें दो जोड़ेगा तो अगला आ जाएगा 3, तो दो का अंतर पे अगली विषम संख्या आती है, तो ये पहली विषम संख्या अगर आपकी x प्लस 1 है तो अगली क्या हो जाएगी, x प्लस 3। अब यहाँ पे कोई कोई ये भी समझ सकता है कि विषम संख्याएं जो हमको लेनी है, अब आप क्या करें, इसको ऐसे ना करके आप शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हो, सीधी सी बात है। जैसे अब इन दोनों को ऑप्शन को चेक कर लो, मान लो 15 17 होगा कि नहीं, तो 15 का स्क्वायर कर लो प्लस 17 का स्क्वायर कर लो, जोड़ के देख लो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 का 225, ये ज्यादा वैसे ही हो जा रहा है, वर्गों का योग करना है तो ये कभी नहीं हो सकता। 13 15 को देख लो, इसमें भी नहीं होगा, क्योंकि 9 9 81 और प्लस 11 का हो जाएगा, अब यहां पर 11 का हो जाएगा 121, तो 121 प्लस 81 जोड़ दीजिए तो 80 20 100 और 2, यस ये 202 आ जा रहा है, तो 100% ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा है, आपको ये फॉर्मेशन करके बनाने से अच्छा है आप ऑप्शन से टिक कर लो, चेक करके ये कंडीशन पे अप्लाई कर दो, जो सेटिस्फाई कर रहा है वो आंसर 100% सही होगा। ऐसा करने से आपको क्या फायदा होगा, तो आपका समय बचेगा और जो एग्जैक्ट है आंसर वही आपको मिलेगा। 9वां क्वेश्चन देखो बच्चों, निम्नलिखित में कौन एपी नहीं है, नहीं है पूछ रहा है, तो 2 के बाद 4 के बाद 6 के बाद ये एपी है, 1 के बाद 9 फिर 17 25, अच्छा 1 के बाद 4 फिर 9 फिर 16 लिखा हुआ ये हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4, ये भी एपी नहीं है। देखिए 1 के बाद यहाँ 8 का अंतर है, फिर 9 8 17 फिर 17 8 25, ये भी एपी है, ये एपी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी वाला जो लिखा हुआ ये एपी नहीं है, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, 1 4 7 10 के 28वें पद का मान यानी A28 पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, A28 का मतलब हो जाएगा A प्लस 27D। अब इसका D कितना है, तो 4 में से A को घटा लेंगे, सो D इक्वल टू 4 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 3, तो और A का मान कितना है 1, सो 1 प्लस 3 इंटू 27, तो बराबर 1 प्लस 27 तीन हो जाएगा 81, 81 और 1 हो जाएगा 82, 82, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही बच्चों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन बनाने वालों ने भी
एकदम बहुत गलत तरीके से बनाया है। ये आपके क्वेश्चन, आपका जो सिलेबस है उसमें है ही नहीं, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल वहां से हटा दिया गया है पूरी तरह से। इसलिए ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं रहने वाला है। जिसने भी बनाया हुआ, चूंकि एक जैसे टीचर जो पढ़ाते हैं वही सब बनाते हैं, तो किसी को ध्यान नहीं आया होगा और इसको रख दिया गया। ये बिल्कुल नहीं आने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये सिलेबस में है ही नहीं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, समचतुर्भुज के विकर्ण। वैसे आपको बता दूं मैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्षेत्रफलों का जब एरिया का अनुपात दिया होता है 16/81 है, 16/81, तो जो साइड होती है इसका वर्गमूल हो जाता है, यानी कि 4/9, यानी 4:9 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। राइट, ऐसा मत समझना कि ये आता नहीं था, ये पहले आता था, इस बार नहीं होगा क्योंकि सिलेबस में नहीं है। समचतुर्भुज के विकर्ण 12 सेंटीमीटर 16, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई, ध्यान देना, समचतुर्भुज के जो विकर्ण दिए हुए हैं यानी कि D1 और D2 आपके दिए हुए हैं 12 और 16। तो करना क्या है, इस तरह से समचतुर्भुज आपको बना लेना है, समचतुर्भुज ऐसे बना लेना है डियर। और अब यहाँ पर ये जो डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। इनकी जो साइड है मान लेते हैं x है, ये भी x है, ये भी x है, ये x है। चूंकि समचतुर्भुज के जो साइड होते हैं वो बराबर होती हैं, एक विकर्ण है 12, एक 16 है, तो बड़ा वाला 16 होगा, तो ये वाला 8 होगा और ये वाला 4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये समकोण त्रिभुज बनाते हैं क्योंकि इसके विकर्ण एक दूसरे को डायगोनली जो है समकोण पर काटते हैं। राइट, इसलिए प्रत्येक जो त्रिभुज होगा वो समकोण त्रिभुज होगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में 8 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर, बराबर में क्या लिखा जाएगा, 8 है 64 और प्लस का 16, 64 16 कितना हो जाएगा, सॉरी डियर, यहाँ पर एक मिस्टेक हो रही है, ये जो लेंथ है वो 12 है तो ये 6 हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर लिखा जाएगा, 64 प्लस 36, ये हो जाएगा 100 और 100 का वर्गमूल मतलब 10 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान देना, एक्चुअली क्या है कि ये समद्विभाजित करते हैं, इसलिए पूरी जो लेंथ है वो पूरी 12 है और ये वाली पूरी कितनी है 16, तो उनका आधा आधा हो जाएगा ये साइड। राइट, फिर यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा करके यूज कर लेंगे। दो अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं, एक्सिस का प्रतिच्छेद बिंदु जो होता है उसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं। मूल बिंदु क्लास 9 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है डियर 14, वाई अक्ष से 8 इकाई युग्म और एक्स अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है। राइट, तो P के निर्देशांक क्या होंगे, वाई अक्ष से 8 इकाई युग्म, right, there are 8 unit pairs from y axis and a point P is located on x axis। तो क्या करना है, हमको ऐसे एक्सिस सिस्टम बना लेना है। ये हमारा y हो गया, ये y हो गया और ये x हो गया। अब कह रहा है कि जो P है, P हमारा x एक्सिस पे स्थित है, तो P x एक्सिस पे स्थित है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे y पॉइंट जो है हमारा कितना होगा, 0 होगा। और कह रहा है कि y अक्ष से 8 इकाई, तो ये y एक्सिस है, यहां से 8 यूनिट की दूरी पर है, तो ये 8 हो जाएगा, कॉमा 0। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 8,0। अगला क्वेश्चन है cos a इक्वल टू 3/5, तो sec a का मान, तो cos a का उल्टा क्या होता है, sec, तो इसका उल्टा हो जाएगा 5/3। सही आंसर क्या हो जाएगा, 5/3। अगला क्वेश्चन है बच्चों 16, sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए किसके बराबर होगा। तो sec a को लिख सकते हो 1/cos a और प्लस का tan a को लिख सकते हो साइन ए बटे में कॉस ए, और इनटू में लिखा हुआ है 1 माइनस का साइन ए। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ये हो जाएगा 1 प्लस का साइन ए और इनटू में 1 माइनस का साइन ए और बटे में कॉस ए। तो 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर, यानी 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बटे में कॉस ए। एक पावर से ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, ओनली कॉस ए। सही आंसर क्या हो जाएगा, कॉस ए, ऑप्शन नंबर बी। राइट, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ डियर। कॉट ए बराबर 1, तो कॉट ए का मान क्या होता है, आपका 45 डिग्री। 45 पे जो है कॉट जो है 1 वैल्यू देता है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी सीधे खंभों की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो जाए। सीधे खंभे हैं, सॉरी सीधे खड़े खंभे, जब सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी ऊंचाई, ये देखिए खंभा है और इसकी छाया है, ये दोनों क्या हो जाए, ये बराबर हो जाए, ये भी एच है ये भी एच है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण यहाँ पे थीटा जो है वो कितना होगा, ये दोनों समकोण बन रहा है, दोनों बराबर होंगे, थीटा बराबर 45 डिग्री होता है। वैसे भी नहीं पता है तो यहाँ पे लगा लेंगे, tan थीटा बराबर h/h हो जाएगा, यानी 1 tan थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर कितना 45 डिग्री। इस तरह से आंसर आ जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन है डियर
चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितने डिग्री होता है? तो चारों कोणों का योग, कोई भी चतुर्भुज होगा तो उसके चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। ये थोड़ा सा याद रख लेना है। ऑप्शन नंबर बी वैसे क्लास 9 का क्वेश्चन है। राइट। अगला क्वेश्चन है दशमिक नंबर 111 डेसिमल नंबर इज सेड टू। अब यहाँ पे ध्यान देना है, ये दशमिक डेसिमल नंबर है, 111 लिखा हुआ है। ये कैसी संख्या है? प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, परिमेय संख्या है? तो एक्चुअली पूर्ण भी आती है, परिमेय भी होती है, और परिमेय भी होगी, प्राकृतिक भी होगी, यानी कि इसमें ये सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। तो ये हो जाएगा आपका आंसर डी। राइट। अगला क्वेश्चन है 21। किसी त्रिभुज एबीसी की दो भुजा AB बराबर 7 BC 4, निम्न से तीसरी भुजा का माप के लिए क्या संभव हो सकता है? तो देखिए ये भी क्लास 9 का क्वेश्चन है, लेकिन अब क्लास 9 से भी ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया है। फिलहाल इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाना है कि कोई भी जो ट्रायंगल होता है डियर, उसमें मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी बराबर 7 है, ए बी बराबर 7 है, बी सी बराबर 4 है, ये 4 है। तो आपको कह रहा है तीसरी भुजा के लिए क्या संभव हो सकता है? तो ध्यान देना, किसी भी त्रिभुज में, त्रिभुज तभी संभव होता है उसमें किसी भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए। राइट। तो मान लो कि तीसरी भुजा हमारी ए बी बी सी और ये आपका सी ए की बात कर रहा है। सी ए जो है ऐसी होगी, ऐसा साइड लिया जाएगा। मान लो 6 ले लेते हैं, तो आपको देखना है 6 4 10, 7 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, और 7 4 11, 6 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, 6 4 सही बैठ रहा है। अगर यहाँ 8 ले लेते तो 8 4 12, 7 से बड़ा है। तो ध्यान देना, यहाँ 8 ले लेते तो 8 4 12, 7 से बड़ा है, 7 8 7 15, ये 4 से बड़ा है, और 7 4 11, वो 8 से बड़ा है। यानी कि 8 भी सही बैठ रहा है और 6 भी सही बैठ रहा है। 12 को चेक कर लेते हैं, अगर 12 ले लेते हैं तो 12 7 हो जाएगा 19, 4 से बड़ा, ठीक है। 7 4 11, 11 12 से बड़ा नहीं है, यानी 12 बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये गलत है। यानी ए और बी दोनों सही हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। तो कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ कि किसी त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। ये कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है। फिलहाल ये आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है, क्लास 9 से भी सिलेबस में हटा दिए गए, फिर भी आपको पढ़ना है, समझना है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। एक पासे को उछालने पे सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है? पासा उछालोगे तो 1 2 3 4 5 और 6, इसमें से हमारे पास सम संख्या कितनी है? ये 2 है, 4 है, 6 है, यानी कि 3 है, और टोटल कितनी है? 6, यानी कि 1/2 इसकी प्रायिकता हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है निश्चित होने वाली घटना की प्रायिकता कितनी होगी डियर? तो अगर निश्चित है तो उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 1, और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0, याद रखना बच्चों। 24, एक पासे को उछाला जाता है 3 के गुणक आने की संख्या, तो 3 के गुणक, तो 1 2 3 4 5 और 6, 3 के गुणक, एक 3 होगा और 6 होगा, यानी कि 2/6, यानी 1/3। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है यदि x प्लस 3 3x और 4x समांतर श्रेणी में, तो x का मान समांतर श्रेणी में होने का मतलब दिस माइनस दिस, और फिर दिस माइनस दिस, ये आपस में बराबर होंगे, यानी 3x माइनस x प्लस 3 बराबर कितना होगा? 4x प्लस 2 और माइनस का 3x, यानी कि सारवंतर बराबर होता है, सारवंतर बराबर होता है। तो हम क्या कर देंगे, अब यहां से 3x ये वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 6x, और ये इसको इधर भेज दो तो बराबर में 4x प्लस का 2 प्लस का x प्लस का 3, क्या हो जाएगा? 6x बराबर 4 और एक 5x और प्लस का 5, ये इधर घटा दीजिए तो x बराबर कितना आ जाएगा? 5। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। राइट। इस तरह से चेक कर लेना। और अगला क्वेश्चन है 26 नंबर बच्चों। 5 6 8 9 और x का तथा 13 का माध्य 10 है। माध्य 10 है, टोटल नंबर 1 2 3 4 5 और 6 संख्या है, यानी कि 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x प्लस 13 और बटे में 6, टोटल कितने बराबर हो जाएगा? 10। तो अब जोड़ लेना है, 6 5 11, 11 और 8, 6 5 11, 11 और 8 19, 19 और 9 कितना हो जाएगा? 19 और 9 28, 28 और 13 जोड़ देना है, 28 और 13, 8 3 11 के 1 बचता है, 2 1 3 1 4, 41 प्लस एक्स, यानी 41 प्लस एक्स और बाई में 6 इक्वल टू 10। तो यहां से 41 प्लस एक्स बराबर 60, तो x बराबर 60 माइनस 41 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 19। राइट। तो इस तरह से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर, ये भी क्लास 9 का है, ये भी क्लास 9 का है।
2 6 4 8 इस सब का बहुलक इसमें से पूछ रहा है। बहुलक का मतलब है जो बहुत बार आया हुआ है। सबसे ज्यादा बार आने वाला नंबर कौन सा है? तो दो एक बार आया है, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो दो जो है यहाँ पे देखो 4 बार आया हुआ है, तो जो दो है इस आंकड़े का बहुलक क्या हो जाएगा? 2, जो सबसे अधिक बार आया हुआ है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। अगला क्वेश्चन है 28, इसकी माध्यिका क्या होगी? माध्यिका निकालने का सिंपल तरीका आपको बताता हूं बच्चों। सबसे पहले इसको घटते या बढ़ते, मैं इसको क्या कर रहा हूं, बढ़ते क्रम में लिख लेता हूं। तो सबसे पहले फटाफट इसमें बढ़ते क्रम में से लिख लो। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर 7, उसके बाद कौन आएगा? 7 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 9 है, 9 के बाद देखो 7 लिख लिया, 8 लिख लिया, फिर 9 लिख लिया। उसके बाद 10 है तो 10 लिख लेंगे। उसके बाद और कौन है? 10 के बाद 11 है तो मैंने 11 लिख लिया। 11 के बाद 12 है तो फिर मैंने 12 लिख लिया, फिर 13 लिख लिया, फिर 14 लिख लिया और लास्ट में 15 लिख लिया। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए। इन 9 को देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख लिया। अब कुछ नहीं करना, एक आगे से कट करो, पीछे से कट करो, आगे से कट करो, पीछे से, आगे से, पीछे से, आगे से, पीछे से, जो बच गया वही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 11 सही हो जाएगा। इसमें कोई फॉर्मूला, कोई टेक्निक यूज करने की जरूरत नहीं, जितना बता रहा हूं बस वही तरीका यूज कर लो। दो वृत्तों के केंद्रों के मध्य की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग से अधिक है। ध्यान देना, दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग से अधिक है। ध्यान देना, दो वृत्त हैं, इसका त्रिज्या है R1, इसका त्रिज्या है R2, राइट। इनके भी, इसका सेंटर है C1, इसका C2, तो C1 और C2 को मिला दो, तो C1 C2 जो दूरी है ये बड़ी है R1 प्लस R2 से, यानी कि ये दोनों वृत्त कभी भी एक दूसरे को छुएंगे नहीं, कभी भी टच नहीं करेंगे। तो ऐसी केस में इसमें कह रहा है उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या। तो स्पर्श रेखाएं यहां से इस पे से एक ऐसे खींच सकते हो, एक ऐसे खींच सकते हो, तो दो स्पर्श रेखाएं हमको मिलती हैं और दो यहाँ पे ऊपर में मिलती हैं, ऐसे एक ये और एक ये। तो 1 2 3 और ये 4, तो स्पर्श रेखाओं की संख्या ऐसी केस में कितनी हो जाती है बच्चों? ऑप्शन नंबर डी 4। ध्यान देना। और कभी कभी ऐसे होता है जब सर्कल एक दूसरे को छू रहे होते हैं तो एक स्पर्श रेखा ये बीच में होगी, एक ये ऊपर में और एक ये नीचे यहाँ पे, तो इस तरह से 3 हो जाती हैं, राइट। अगर कई बार स्पर्श दोनों वृत्त एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं तो स्पर्श रेखाएं सिर्फ हो जाती हैं 2, राइट। अच्छा, ऐसी केस में क्या होता है? C1 और C2, C1 C2 बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 के। यहां पर क्या हो जाता है? यहां पर R1 प्लस R2 ये बड़ा हो जाएगा C1 और C2, यानी दोनों सेंटर की जो डिस्टेंस है वो छोटी हो जाएगी R1 प्लस R2 से। तो जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी वो 2 होगी, बराबर होते ही 3 हो जाएगी और बड़ा होते ही 4 हो जाएगी। तो याद रखना। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64/27 है, उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? ध्यान देना, आयतन का मतलब 4/3, यानी कि R1/R2 का जो क्यूब है वो है हमारा कितना? 64/27। तो इसको लिख सकते हैं 4 का क्यूब बटे में 3 का क्यूब, राइट। तो ये हो जाएगा R1/R2 बराबर 4/3, 4 चौक 16 चौका 64, 3 3 का 9 3 27, राइट। अब पूछ रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारा? 4πr², यानी कि इनका वर्ग कर देना है 16:9। इसका सही आंसर हो जाएगा 16:9। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से बच्चों आपने देखा कि किस तरह से नए नए क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, और यही नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही नहीं मिलेंगे, हर जगह मिलने वाले हैं और हर पेपर में मिलने वाले हैं। तो इस बार का जो, यानी इस बार से लेकर के अब एग्जाम बिल्कुल बदलने वाला है। तो मिलेंगे अगले मॉडल क्वेश्चन पेपर को लेकर के, सारे हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो अगले क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, अगले मॉडल क्वेश्चन पेपर को साथ में लाएंगे आपके। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।